बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको 70-411 के लेक्चर नंबर 6 में। और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया है इसके नीचे, WDS सर्वर डिप्लॉयमेंट देखेंगे। उसका ओवरव्यू देखेंगे कि होता क्या है और उसको कैसे आप विंडोज सर्वर 2012 के अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का मैं ओवरव्यू दूंगा आपको कि विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती क्या हैं, व्हाट इज़ WDS, क्यों यूज़ होता है। ठीक है, फिर हम इमेजेस देखेंगे कि ISO इमेजेस इसके अंदर किस तरह मैनेज होती हैं। ISO इमेज मतलब विंडो 7, विंडो सर्वर 2012 हो सकता है, आपके पास विंडो 10 हो सकती है, 8.1 हो सकती है। डिफरेंट इमेजेस को आप इसके अंदर किस तरह मैनेज करते हैं। फिर हम इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉयमेंट करेंगे इसके ज़रिए विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की। हम इसको पूरा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं आपको चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीज़ें दिखाऊंगा और उसके बाद हम एक विंडो 7 की मशीन अपने विंडो डिप्लॉयमेंट WDS सर्वर के ज़रिए एक मशीन हम डिप्लॉय भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि व्हाट इज़ WDS। अच्छा, WDS का आपने नाम सुना होगा। WDS स्टैंड फॉर विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। अच्छा, WDS करता क्या है? WDS करता है, ये इनेबल्स यू टू डिप्लॉय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवर द नेटवर्क। आप कोई भी जैसे एडमन है, ठीक है, एडमन ओवर द नेटवर्क किसी मशीन की इंस्टॉलेशन करना चाहता है। ठीक है, विच मीन्स दैट यू डू नॉट हैव टू इंस्टॉल ईच ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली फ्रॉम अ CD और DVD। नॉर्मली क्या होता है, हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे पास एक मशीन होती है। ठीक है, उसके अंदर हम ये या USB प्लग करते हैं या उसके अंदर CD या DVD से करते हैं हम। ये हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं विंडोज इंस्टॉल करने के। ठीक है, अब अगर आपके पास CD भी अवेलेबल नहीं है, DVD भी अवेलेबल नहीं है और USB भी अवेलेबल नहीं है, या इसके अलावा आपके पास कोई सिस्टम है ऐसी रिमोट लोकेशन पे है जिसको आप फिजिकली जाके इंस्टॉल नहीं कर सकते, या आपके पास आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सिस्टम है और आपके लिए फिजिकल उनको इंस्टॉल करना विंडोज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी मशीन पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए WDS काम करता है। यह करता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि अपने रूम में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक WDS सर्वर को डिप्लॉय करेगा और ओवर द नेटवर्क, ठीक है, जिस तरह हम एक्सेस करते हैं शेयर्स को और पिंग वगैरह करते हैं, और उसी तरह आपकी लैन केबल के ऊपर, लैन नेटवर्क पे आपके ये जो WDS है, इसके ज़रिए हम इस मशीन पे जो कि जो कि मतलब सिंपल मशीन हो सकती है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, आप इस WDS के ज़रिए एक बिल्कुल रॉ मशीन को आप उसके ऊपर एक पूरा पैकेज विंडो 7 का, विंडो 10 का, विंडो 8 का कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर उसके जो मुतलका उसके ड्राइवर्स हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क वाया WDS। ठीक है, अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन के दो तरीके होते हैं जो इसको मेन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहली होती है अटेंडेंट और दूसरी होती है अनअटेंडेंट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंट एंड अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन इज दैट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, अनअटेंडेंट जो होती है उसके अंदर आपको यूजर इंटरेक्शन चाहिए होती है। यूजर इंटरेक्शन किस तरह होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ये मशीन थी, ठीक है, और ये आपका मेन सर्वर था। आपने यहाँ WDS का लगाया सर्वर और यहाँ से आपने मशीन पे विंडोज़ को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, विंडो फॉर एग्जांपल हम अपने इन्वायरमेंट में विंडो 7 करेंगे। विंडो 7 को मैंने डिप्लॉय करना शुरू किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम विंडो 7 इंस्टॉल करते हैं, कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, USB से हो, आपकी CD रूम से हो, कुछ उसके अंदर यूज़र अट्रैक्शन चाहिए होती है। अट्रैक्शन किस तरह की कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कुछ लाइसेंस होते हैं, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है उसका। फिर आपको बताना पड़ता है कि कौन सी जो इसकी C ड्राइव है, E ड्राइव है, कौन सी जो इसकी ड्राइव है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। और वहाँ आपको विंडोज़ की जो की होती है वो भी देनी पड़ती है, और जो उसका विंडोज़ का टाइम जोन वगैरह डिफरेंट सेटिंग होती हैं वो भी आपको विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसी इंस्टॉलेशन जो WDS के जरिए हो, ठीक है, और अनइंटरनेट इंस्टॉलेशन हो। ठीक है, अनइंटरनेट इंस्टॉलेशन हो उसके अंदर क्या होता है कि यूजर इंटरेक्शन नहीं होती। टेंडेंट इंस्टॉलेशन क्या होती है? रिक्वायर फुल यूजर इंटरेक्शन वाइल अनइंटरनेट इज एन ऑटोमेटिक। ठीक है, अनअटेंडेंट क्या होता है? ये सारा ऑटोमेटिक बिहेवियर है। अगर आप अनअटेंडेड विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें विंडोज़ की होती है, विंडोज़ का वर्जन होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट होता है और जिसके अंदर आप टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं, इस सब को आप एक आंसर फाइल बना के
ओवर द नेटवर्क भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसमें किसी भी आईटी के बंदे को या किसी भी यूजर को फिजिकली मशीन पे होना, फिजिकली मशीन के पास होना, फिजिकली उसके कीबोर्ड माउस के पास होना जरूरी नहीं है। जबकि अटेंडेड इंस्टॉलेशन जो है वो बिल्कुल इससे थोड़ी उससे फर्क है। उसमें क्या होता है कि आप डिप्लॉय तो कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवर द नेटवर्क किसी मशीन में, लेकिन जब आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है तब किसी ना किसी आईटी के बंदे को या किसी यूजर को इस मशीन के पास खड़ा होना पड़ता है ताकि वो उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन को उसको वहां एंटर कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि लोग अटेंडेंट क्यों करते हैं, अनअटेंडेंट क्यों करते हैं, अनअटेंडेंट क्यों करते हैं। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो अपने WDS के अंदर डिफरेंट आंसर्स फाइल्स बना के रख लें जो आपको अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन करने की वो जो फीचर है वो इनेबल कर देती है। ठीक है, या तो चाहे आप अटेंडेंट कर लें कि आप कहते हैं जी मैं सिर्फ अपनी CD रूम, DVD रूम और USB से जान जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक जगह पड़ा हो और मुझे परेशानी की ज़रूरत ना हो। मैं एक दफ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँ, कॉन्फ़िगर करूँ, उसके अंदर जो उसके मुतलका जो ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल करके उसका एक बूट इमेज बना के अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल करूं, ताकि मुझे एटलीस्ट सिस्टम बार बार जो CD है या ISO है वो ना ढूंढना पड़े, मुझे CD ना ढूंढनी पड़े, मुझे जो जो ड्राइवर्स हैं विंडोज से रिलेटेड वो बार बार लोड ना करने पड़े। ठीक है, तो ये इसका मेन फायदा। उसके बाद अगर आप थोड़ा और ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो आप इसको अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन में ले जाएं, जिसमें आपके पास यूजर की बिल्कुल ट्रैक्शन मौजूद नहीं रहेगी और आप एक आंसर फाइल के जरिए जो डिफरेंट आंसर्स आते हैं वाइल इंस्टॉलेशन ऑन स्क्रीन आप उनको बाईपास कर सकते हैं और उसको वाया WDS ही बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि WDS के क्या बेनिफिट है। मतलब एक कंपनी, अगर आप कंपनी में प्रपोज करते हैं कि मैं अब कंपनी में WDS लगाना चाहता हूं, तो आप क्या चीज़ें हैं वो जिसकी वजह से WDS कारआमद है और जो कंपनी है उसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टाइम इन डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अगर 5 या 7 विंडोज इंस्टॉल करनी है, किसी एक 5-7 सिस्टम से विंडो इंस्टॉल करनी है, तो अगर आप CD से कर रहे हैं तो या तो आपके पास 7-8 CDs होनी चाहिए, USB से कर रहे हैं तब भी ये है। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास एक CD है तो सबसे पहले आप एक विंडो पे इंस्टॉल करेंगे, फिर दूसरी विंडो करेंगे, तीसरी विंडो, चौथी विंडो, और मतलब एक विंडो ऑलमोस्ट 1 आवर ले जाती है किसी भी IT के बंदे का। 1 आवर के अंदर वो आपकी विंडो फुल कॉन्फ़िगर होती है कम अज कम। ठीक है, इस 1 आवर के अंदर अगर आपके पास 8 सिस्टम है तो 1 × 8 8 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 8 CDs हैं तो फिर भी आपके पास इस 8 में से अगर यहाँ 8 आवर्स आ रहे हैं तो आपके पास अगर 8 CD है तो मैक्सिमम आप ये विंडोज अपना 3 आवर्स में कर लेंगे। लेकिन 3 आवर्स में आपके रिसोर्स कितने ज़ाया हुए। आपको 8 CDs की ज़रूरत पड़ी या 8 USB की ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास 8 IT के लोग हैं तो आपको 8 IT के लोगों की ज़रूरत पड़ी कि वो इस इंस्टॉलेशन को करें। ठीक है, दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कॉस्ट है उसको कम करती है। जाहिर बात है आपके पास जो CDs की कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है, USBs की कॉस्ट खत्म हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होते हैं कि कौन सी विंडो करनी, कौन सी नहीं करनी, कौन सा जो ड्राइवर है वो लोड करना है, कौन सा ड्राइवर नहीं लोड करना, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है क्योंकि आप एक दफ़ा ही इन सारे चीज़ों पे काम करके, इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर उसी से ही तमाम विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसमिट द डाटा यूजिंग द मल्टी कास्ट फंक्शन विच रिड्यूस नेटवर्क कंजक्शन। जाहिर बात है अगर आप दूसरी तरीके से काम करते हैं तो आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो भी जैसे CD है, USB है, उसमें आपकी जो जो उसकी नेटवर्क की जो कंजप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसके ज़रिए आप क्या करते हैं कि आप मल्टीकास्ट फंक्शन करते हैं कि आपके ये WDS है और ये सिर्फ अगर ये विंडोज कोई सिस्टम है और जब ये PXE बूट एक होता है, इसके बारे में आगे जाके बताता हूँ आपको। इससे जब बूट करेगा तो उसी वक्त वो इसको रीड करेगा, तो इसका मतलब नेटवर्क पे ये लोड नहीं डालेगा। सिर्फ ये और ये WDS और इन दोनों के दरमियान जो ट्रैफिक है वो एक स्पेसिफिक रेंज में या स्पेसिफिक टाइप की ट्रैफिक होगी। ठीक है, अलाउ यू टू क्रिएट अ रेफरेंस इमेज फॉर अ कैप्चर यूजिंग इट्स इमेज कैप्चर टूल। अगर आपके पास कोई विंडोज 7 है, कोई मशीन है, आप कहते हैं आपने उसको विंडो इंस्टॉल की, विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपने डिफरेंट जो ड्राइवर्स हैं वो लोड कर दिए, एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, ये सब करने के बाद आपने विंडोज़ का ही फीचर इमेज कैप्चर जो विज़र्ड है वो चलाया और उसका एक ISO बना दिया। अब उस ISO के अंदर वो प्योर इमेज है जो कि आपके ड्राइवर्स और ये चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद है। मतलब अगर आप कोई भी विंडो उस ISO इमेज से करते हैं तो उस मशीन पे वही
जो ड्राइवर्स हैं वो लोड हो जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए वो हो जाएंगे, और जो कॉन्फ़िगरेशन आपने उसमें की हुई वो हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उनके पास आप कंपनी में जितने भी डेस्कटॉप सिस्टम है, वर्क स्टेशन है, वो अगर एक ही मॉडल के हैं या एक मॉडल के 5-10 सिस्टम्स हैं, वो उनमें से एक पकड़ते हैं, उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर जो उसके ड्राइवर्स हैं वो लोड करते हैं, और उसके बाद उसका आईएसओ बना लेते हैं और उस आईएसओ को अपने डब्ल्यूडीएस में ले जाते हैं। वो आईएसओ वैसा ही आईएसओ है जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडो से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के आईएसओ के अंदर आपके पास जो ड्राइवर्स होते हैं वो कोई नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता आप ये विंडोज किस सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आप अगर आईएसओ बनाएंगे तो आपको पता होगा मैंने इस सिस्टम पे इंस्टॉल करनी, तो आप उससे मुतलका उस पर ड्राइवर्स लोड कर देते हैं। और फिर जब आप डब्ल्यूडीएस से इंस्टॉल करते हैं या आप यूएसबी सीडी से इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो ड्राइवर्स हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो इसका मतलब आपको बार बार जो ड्राइवर्स है विंडोज के वो लोड करने की भी जरूरत नहीं पेश आती। लास्ट पॉइंट ये है, अलाउ यू टू डिप्लॉय ड्राइवर्स पैकेज टू क्लाइंट कंप्यूटर अलॉन्ग विद इंस्टॉल इमेज। मतलब इंस्टॉल इमेज जो आप करते हैं, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि जब विंडो इंस्टॉल होती है तो उसके साथ जो ड्राइवर्स होते हैं वो आप उसी पैकेज का हिस्सा बना के रख सकते हैं, और उसी तरह आप उसको लोड उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, डब्ल्यूडीएस की तरफ आगे जाने से पहले कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसके हम उसको प्री रेक्विजिट कहते हैं। प्री रेक्विजिट इसके क्या है कि आपके पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट होना चाहिए, एडीडीएस होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर आपका डब्ल्यूडीएस काम नहीं करता, ठीक है। और दूसरा आपका सबसे पहले जो डीएचसीपी सर्वर है वो होना चाहिए, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर होगा तभी आपके पास, यू मस्ट हैव वर्किंग डीएचसीपी सर्वर विद एन एक्टिव स्कोप, जिसमें आप स्कॉन्फ कॉन्फ़िगर करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं ऑन द नेटवर्क, बिकॉज विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज पीएक्सी बूट। पीएक्सी बूट क्या होता है, जब आप एक सिस्टम है आप उसकी बायोस में पीएक्सी बूट इनेबल कर देते हैं, तो वो तो जब लोड होता है वो अपने लैन कार्ड से लोड होता है। वो अपने लैन कार्ड पे सबसे पहले आईपी देखता है, ठीक है। लैन कार्ड के जरिए ही हम पीएक्सी जो बूट है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो रीड करता है वो डब्ल्यूडीएस रीड करता है पीएक्सी बूट को, कि कौन कौन सी मशीन जो है वो मेरी इस वक्त पीएक्सी बूट से इनेबल है। जो फॉर एग्जांपल ये मशीन थी मेरी, मैं न्यू लेके आया, मैंने इसको सिस्टम पे लगाया और इसका पीएक्सी बूट इनेबल कर दिया, और मैंने इसको नेटवर्क कार्ड से इसके बूट ले लिया। जब मैंने इसके नेटवर्क कार्ड से बूट लिया है तो मेरा जो डीएचसीपी सर्वर है वो सबसे पहले इसको एक आईपी असाइन करेगा, विंडो स्टार्ट होने से पहले ही इसको उसके बायोस के लेवल पे एक आईपी दे देगा। वो आईपी लेके ये अपने डब्ल्यूडीएस सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूडीएस सर्वर फिर इससे कम्युनिकेट करेगा और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद डीएचसीपी के बाद आपके पास डीएनएस होना जरूरी है, क्योंकि जब तक डीएनएस नहीं होगा आपके नेम रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक नेम रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको डिफरेंट मसले मसाइल इसके अंदर आ सकते हैं। फिर आपके पास एनटीएफएस वॉल्यूम होनी चाहिए, मतलब जिस ड्राइव के ऊपर आपका आईएसओ इमेज पड़ा है जहाँ से आपने डिप्लॉयमेंट स्टोर करनी है वो आपका एनटीएफएस फाइल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जो आपके अपना क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके पास एडमिन लेवल के होने चाहिए, या वो लोकल एडमिन का हो, या वो सॉरी लोकल कह दिया मैंने, वो डोमेन एडमिन का होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब वो इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट करे तो उसके पास उसके लिए ऑथोराइज्ड क्रेडेंशियल्स हों जो डब्ल्यूडीएस से कॉन्फ़िगर हों, और जब वो डब्ल्यूडीएस से कम्युनिकेट करे उस क्रेडेंशियल्स से कम्युनिकेट करे ताकि वो उसको ऑथेंटिकेट कर सके, ठीक है। अच्छा, जब हम आईएसओ से डब्ल्यूडीएस में डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है इंस्टॉल इमेज। इंस्टॉल इमेज क्या होती है? इंस्टॉल इमेज स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन दैट क्लाइंट कंप्यूटर। जाहिर बात है, अगर इंस्टॉल इमेज क्या है कि विंडो 7 है, ठीक है। व्हेन इट्स कम टू द इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर विंडोज सर्वर 2008 एंड 7 ओएस, अ सिंगल विंडोज इमेज कैन इंस्टॉल ऑल डिफरेंट एडिशन। मतलब आपने अक्सर देखा होगा, आप एक आईएसओ डाउनलोड करते हैं और उसी आईएसओ के अंदर एक इंस्टॉल इमेज होती है, आपको नहीं पता वो कहाँ होती है, आप तो सिंपल आईएसओ से बूट करते हैं। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, जब आप उससे बूट करते हैं तो उस आईएसओ के अंदर डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। कई आईएसओ में एक वर्जन होता है विंडोज का, कईयों में 8-10 वर्जन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने वर्जन हैं, ठीक है। अब VMI फाइल दैट इज विंडोज इमेज फाइल, विंडोज इमेज फाइल होती है वो VIM फाइल्स होती है, ठीक है। सो एन इमेज हैज अ VIM एक्सटेंशन डॉट इंस्टॉल डॉट विम। इंस्टॉल डॉट विम की एक VIM फाइल होती है जो आपके ISO के अंदर होती है या आपके DVD के अंदर होती है। मतलब DVD को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, अपने ISO को ओपन करेंगे
सोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक इंस्टॉल डॉट विम की फाइल नजर आएगी। ये वो फाइल है जिसके पास तमाम विंडोज के कंपोनेंट्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर कौन सा है, एडिशन कौन सा है, अल्टीमेट है, एंटरप्राइज है, प्रोफेशनल है, कौन सा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी आपकी इंस्टॉल डॉट विम के अंदर होती है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि इंस्टॉल डॉट विम चलने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले एक और चीज लोड होती है। वो क्या होता है? बूट। जब आप बूट लेते हैं, आपको विंडो से बूट लेना पड़ता है, वो होती है आपकी बूट इमेज। ठीक है, बूट इमेज क्या होती है कि जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और उसमें एक सीडी या डीवीडी प्लग करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी डीवीडी से चीज रीड होती है वो होती है बूट डॉट विम। ये वो फाइल होती है जो कि आपके सिस्टम को विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करवाती है। मतलब सबसे पहले आपकी बूट डॉट विम फाइल लोड हुई। बूट डॉट विम फाइल जब लोड होती है वो आपसे पूछता है कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। आप उस पर क्लिक करते हैं, बूट डॉट विम फाइल लोड होती है। ठीक है, बूट डॉट विम फाइल लोड होके सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन चलाती है और उसके बाद वो आपको फॉरवर्ड कर देती है आपकी इंस्टॉल डॉट इमेज पे। जब आप इंस्टॉल डॉट इमेज पे आते हैं तो आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन आ जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो इसी तरह जब अभी हम WDS कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो WDS में हम दो चीज़ें बनाएंगे, बूट डॉट विम बनाएंगे और उसके बाद इंस्टॉल डॉट विम बनाएंगे। मतलब कि जब एक सिस्टम PXE बूट से इनेबल हो, उस पर आए, तो बूट डॉट विम उसको प्रोवाइड और सबसे पहले वो बूट करे। जब वो बूट कर जाएगा तो उसके बाद उसको इंस्टॉल डॉट विम प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोवाइड करेंगे और जिससे हमारी इंस्टॉलेशन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में सबसे पहले इसको देखते हैं, इसकी जो प्री रिक्विजिट्स है उसको देखते हैं हमारे पास कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद इसकी WDS की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं और फिर हम एक विंडोज 7 की मशीन या उसको इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 7 को वाया WDS। तो मिलते हैं लैब। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो सर्वर है वो है डोमेन कंट्रोलर वाला सर्वर, DC है मेरा। और दूसरा, आपको याद होगा हमने इसी पे DHCP इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसी DHCP सर्वर के ऊपर, ठीक है, अपना WDS इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये आप कर सकते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी वाले सर्वर के ऊपर भी, लेकिन अगर आप सेपरेट रखना चाहें तो आप WDS को सेपरेट भी रख सकते हैं लेकिन वो मेंबर सर्वर होना चाहिए आपकी डोमेन का। और DHCP सर्वर भी आप सेपरेट रख सकते हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपसे ये रिकमेंड है कि जो आपका DHCP जो आपका वो सर्वर है, क्योंकि उसका सिवाय IP देने के और कोई काम नहीं है। तो बजाय उससे कि आप इतने रिसोर्स उसके ज़ाया करें, आप उस DHCP सर्वर के ऊपर ही अपना जो आपका WDS है वो कॉन्फ़िगर करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। हमारी इस लैब में, आज की लैब में, आज हम अपने DHCP सर्वर वाले के ऊपर अपना WDS कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने एक स्कोप बनाया था, इसके अंदर इसकी रेंज थी मेरे ख्याल में 10.10.10.50 से लेकर 100 तक, वो स्कोप कॉन्फ़िगर है। उसी तरह अब मैं करूँगा, मैं सबसे पहले अपने जो सर्वर मैनेजर में जाऊँगा, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाइए, नेक्स्ट करें, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है हमारी, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ आप अगर W प्रेस करेंगे तो ये आपको पास आ रहा होगा WDS, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। आप इसको चेक करें, जितने भी इसके ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स हैं आप उनको सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। दोनों सर्वर हमने दोनों इसके रोल सर्विसेज करने हैं, डिप्लॉयमेंट सर्विस और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, हम इसको रिस्टार्ट कर देंगे। अगर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो हम इसको रिस्टार्ट करके यहाँ करके फिनिश कर देंगे। ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम वापस आते हैं। मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद हम इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल है वो ओपन करेंगे और उसके बाद हम उसको वहाँ से कंटिन्यू करें। ओके गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, सर्वर रीबूट नहीं हुआ। मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ से मैं इसको इसको भी क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है WDS की। आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ऑल में जाएं, यहाँ लिखें WDS, या आपके पास विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज आ गई। ठीक है, आप सबसे पहले इसको ओपन करें और जबकि ये ओपन हो चुका है आप इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लें। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में जाएंगे और आप इसको एक्सपेंड करें। अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक करने के बाद तो कह रहा है बिफोर यू बिगिन इंश्योर दैट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर मीट। द सर्वर इज अ मेंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हमारा पहले ही, क्योंकि हमारा ये एक्टिव डायरेक्टरी का है। ठीक है, DHCP सर्वर का तो होना चाहिए और PXE बूट इनेबल होनी चाहिए, जो कि हमारा DHCP इंस्टॉल्ड है।
एक्टिव डीएनएस सर्वर वो भी हमारे पास मौजूद है, और NTFS फाइल सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, क्योंकि मैं अपने इन्वायरमेंट में स्टैंड अलोन नहीं करना चाहता, मैं अपने इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। मैंने कहा पाथ बताओ कि जहां रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर कहाँ हो, मैं कहता हूँ सी में रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर है, आप उसको यूज करें। नेक्स्ट करता हूँ, वो फोल्डर नहीं है तो सबसे पहले ये फोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपका ये सर्वर DHCP सर्वर खुद है तो आप इन दोनों को चेक कर दें। इफ द डायनेमिक होस्ट इज रनिंग ऑन दिस सर्वर, प्लीज check both of the following checks box and use DHCP tool to add appropriate PXG option to all DHCP and DHCP6 scope। ठीक है, DHCP6 scope में तो हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, इफ नॉन DHCP सर्वर रनिंग किसी और पे रन कर रहा है तो आपको वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों को चेक रखता हूँ, डू नॉट लिसन ऑन DHCP एंड DHCP वर्जन 6 पोर्ट, और कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शंस फॉर प्रॉक्सी DHCP। इन दोनों को मैं चेक करूंगा और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। और उसके बाद फॉलोइंग ऑप्शन कहता है कि सबसे पहले कहता है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर, और रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट विच इज नॉन एंड अननॉन, लेकिन रिक्वायर करे एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल। तो अप्रूवल को ऑन करते हैं इसके अंदर और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका जो WDS की कॉन्फ़िगरेशन है उसको कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है आपके लिए। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर WDS की इमेज और सॉरी विंडोज़ इमेज और विंडोज़ पाथ वगैरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो ऐड करने से पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब हम अपनी boot डॉट इमेज जो है उसको ऐड करते हैं, लेकिन उसको ऐड करने से पहले आपको जैसे मालूम है आपके पास एक विंडोज 7 का, 8 का, 10 का किसी का आपके पास सेटअप होना चाहिए। मेरे केस में मेरे पास अगर मैं अपने शेयर फोल्डर में जाऊं और यहाँ मेरे पास ये विंडोज 7 है, मैं इसको सिंपल माउंट कर लूँगा अपने पास। बल्कि मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा शायद, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने मिरर के फोल्डर में कर लेता हूँ कहीं भी, और इट विल टेक सम टाइम। सो जैसे ही ये कॉपी हो जाता है तो मैं इसको माउंट करूँगा, और माउंट करने के बाद हम इसकी boot डॉट इमेज और इंस्टॉल डॉट इमेज को उसके अंदर ऐड करते हैं। ओके गाइस, मेरे ख्याल में कॉपी हो चुका है मेरा ये इमेज, और मैं अगर इसको यहाँ से माउंट करना चाहूँ तो अगर मैं इसके सपोर्ट सॉरी सोर्सेज में जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास boot डॉट विम की फ़ाइल यहाँ मौजूद है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, और सबसे पहले हम boot डॉट विम की फ़ाइल को ऐड करते हैं और उसके बाद हम अपनी जो इंस्टॉल डॉट विम है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, boot डॉट विम को ऐड करने के लिए आप ऐड बूट इमेज करें, यहाँ से आप ब्राउज करें इसको, और अपनी जो CD माउंट की है उसके अंदर जाएं, जो कि ये है। इसके अंदर हम चलेंगे अपने सोर्सेज के फोल्डर के अंदर, और यहाँ मैं अपनी boot डॉट विम फाइल को ऐड करता हूँ। नेक्स्ट करूँगा मैं इसको, इसका नाम देता हूँ विंडोज 7 x64, और सॉरी विंडोज 7 x64 एंड x86 आई गेस मेरे पास यही है। आई डोंट नो कि एक्चुअल बेस में हम, क्योंकि ये नीचे x86 दिखा रहा था, शायद इसके अंदर x86 भी मौजूद है या अकेली वही है, आई डोंट नो अबाउट इट। सो अभी हम इसको सिंपल नेक्स्ट करते हैं, और ये थोड़ा टाइम लेगा इधर क्योंकि ये बूट इमेज को ऐड कर रहा है, और उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करते हैं, इंस्टॉल डॉट विम इमेज पे जाते हैं, ऐड इंस्टॉल इमेज करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम देते हैं वर्क स्टेशंस ग्रुप। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर अपने सारे वर्क स्टेशन से रिलेटेड OS रखूँगा। नेक्स्ट करता हूँ, फाइल लोकेशन, ये मेरी इंस्टॉल डॉट विम है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट वर्जन बता रहा है कि इंस्टॉल डॉट विम के अंदर कितने वर्जन हैं और आपने कौन कौन सा ऐड करना है। मैं आप चाहें तो आप सारे ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास सारे आपके WDS में अवेलेबल हो जाएंगे, विंडोज 7 प्रोफेशनल 86 बिट्स 64 बिट, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। टाइम सेव करने के लिए मैं भी थोड़ा सा एक दो इमेज रखता हूँ इसके अंदर। एक तो मैं रखता हूँ अल्टीमेट, और अल्टीमेट x86 बेस भी रखता हूँ और 64 भी रखता हूँ, बाकी सारे मैं चेक अनचेक कर देता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास अभी चार तरह की डिप्लॉयमेंट मौजूद होगी।
मैं किसी भी सिस्टम पे विंडोज 7 इंटरप्राइज या अल्टीमेट कर सकता हूँ, चाहे वो 64 बिट हो चाहे वो 86 हो। अगर आप कोई और करना चाहें तो आप सब भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ ये टाइम लेगा क्योंकि ये 1 of 4 इमेजेस ऐड कर रहा है, तो आपको वेट करना होगा इसका, ये थोड़ा टाइम लेगा और तमाम इमेजेस को इसके अंदर ऐड कर देगा। जब ये ऐड कर देगा तो हम वापस आएंगे अपनी लैब में और देखेंगे कि अब हम इंस्टॉलेशन और इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। ओके गाइस, अब ये हो चुका है हमारा ऑपरेशन कंप्लीट। मैं इसको सिंपल फिनिश कर रहा हूँ यहाँ से, और अब देखिए मेरे पास डिफरेंट इमेजेस यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। इनकी क्रिएशन साइज मेरे पास आ रहा है और ओएस वर्जन मेरे पास यहाँ से आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा बूट डॉट इमेज इंस्टॉल डॉट इमेज हो चुका है। अब हमने करना है एक न्यू वीएम बनानी है। न्यू वीएम बनाने के लिए न्यू क्रिएट वर्चुअल मशीन करता हूँ, मैं कस्टम करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, आई विल इंस्टॉल लेटर, विंडोज़ 7 बेस्ड होगी ये, नेक्स्ट करता हूँ, और WDS क्लाइंट नाम दे देता हूँ इसको मैं, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, 1 प्रोसेसर इनफ, 2048 कर देते हैं इसको, 2 GB रैम दे देते हैं, और मेरे ख्याल में मेरे पास नेट है शायद, चलें वो देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट न्यू, और 40 एज अ सिंगल, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। एक चीज़ मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास इस डीसी के ऊपर जो मेरा निक लगा हुआ है वो कौन सा है, क्योंकि तभी कम्युनिकेट कर पाएगा ना ये। तो इसमें मेरे पास लैन कार्ड जो लगा हुआ है, कस्टम VMNet होस्ट ओनली, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर जाके भी वही देना पड़ेगा, मेरा नेटवर्क कार्ड, तभी ये इससे कम्युनिकेट करेगा, VMNet होस्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने से पहले हमने सबसे पहले इसकी बायोस में जाना है, ठीक है। बायोस में जाने के लिए आप यहाँ ऑप्शंस में जाएं, EXI में तो होती है, आई डोंट नो वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो अभी हम इसको सिंपल ओके करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑप्शन के बगैर भी अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपनी बायोस में जाना चाहिए विंडोज़ का। ओके, F12 फॉर नेटवर्क, अच्छा ठीक है, ये चला गया वहाँ। ये अब बूट, अच्छा ये अब इसका मैंने इनेबल किया है कि नेटवर्क से बूट ले सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी इनेबल नहीं किया हमने, सिंपल अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, और अभी ये कोशिश कर रहा है कि अपने जो नेटवर्क पे मौजूद DHCP है उससे ये आईपी ले सके। लेकिन अब ये आईपी क्यों नहीं ले रहा, उसके लिए मैं जाता हूँ अपने डीसी के ऊपर। ओ, हमने अभी इसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑल टास्क करके WDS की सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद मैं WDS पे जाता हूँ, इसको अभी मैं F12 दबा के रखता हूँ, शायद ये F12 से जाए। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। और मैंने ये देखें, अब इसने यहाँ से बूट ले लिया है अपने डाउनलोडिंग, सॉरी उससे आपके DHCP के सर्वर से, WDS से। देखें इन्फॉर्मेशन दे के इधर क्लाइंट आईपी बता रहा है आपको 10.10.58 है, DHCP आईपी इसका ये है, और 10.10.1 से इसको एक्सेस कर रहा है। F12 फॉर नेटवर्क सर्विसेज बूट, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज PXE बूट अबॉर्टेड, एग्जिट और नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, ठीक है, क्योंकि वो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया है। अभी मैं जाता हूँ अपने डीसी के ऊपर और मैं देखता हूँ यहाँ मेरी पेंडिंग डिवाइसेस में कोई आ तो नहीं रही, नहीं आ रही, क्योंकि शायद मैंने वो F12 दबाया था। हाँ, F12 दबाया था मैंने, तो इसलिए शायद वो हो गया। अभी इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ सिंपल, और देखते हैं कि ये क्या बिहेव करता है। PXE बूट अबॉर्टेड, अच्छा अभी देखते हैं कि ये क्यों कह रहा है PXE बूट अबॉर्टेड का जो एरर आ रहा है हमारे। ओके गाइस, अच्छा तो मेरे ख्याल में मेरा मसला ये है कि हमने F12 प्रेस नहीं किया जब वो डिप्लॉयमेंट कह रहा था। अगर मैं इसको ऑन करूं यहाँ से तो मैं कुछ दिखा सकूं, जब ये बूट कर रहा है यहाँ से आपके आईपी सबसे पहले ले रहा है, तो ये देखें कह रहा है प्रेस F12 फॉर नेटवर्क सर्विसेज बूट। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बूट करेगा, अगर मैं क्लिक नहीं करता तो ये बूट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ इस मशीन को, और यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से
जब ये आएगा तब मैं F12 को प्रेस कर दूंगा। ये मैंने F12 प्रेस कर दिया। अब देखें इसने यहाँ से जो आपकी boot डॉट फाइल है 10.10.1 जो मेरा आईपी है, वहाँ से जो मेरे डीसी का आईपी है, जो मेरे डब्ल्यूडीएस का आईपी है, वहाँ से इसने उठा लिया है और अभी उसको बूट कर रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने डीसी के ऊपर और डीसी को ज़रा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ थोड़ी देर तक, सॉरी, अभी तक ये बूट कर रहा है। देखिए यहाँ मैंने अपने डब्ल्यूडीएस क्लाइंट के अंदर कोई आईएसओ नहीं लगाया, कोई डीवीडी नहीं लगाई, कोई सीडी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। मैंने सिंपल इसको बूट करवाया वहाँ से, ठीक है। तो अभी ये सेटअप स्टार्ट कर रहा है इसका। अब ये है हमारी अटेंडेंस इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ बूट लिया वहाँ से, ठीक है। और हमने कोई अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन नहीं किया। अनअटेंडेंट में क्या होता है कि आपको ये जो जो मुझे अभी नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब आगे सारा आपका जो विंडोज़ का लोकल सिस्टम है, देखिए दिखा रहा है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है। लोकल इंग्लिश करनी है इसकी कीबोर्ड, आप इसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ देखें ये मांग रहा है कि डोमेन एडमिन के मुझे दो अपना क्रेडेंशियल्स दो, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ये डब्ल्यूडीएस से बात नहीं कर पाएगा, जो चीज़ें वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, तो ये देने इसको लाजमी है। या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट जो है उसका दें, किसी आईटी एडमिन का, किसी ऐसे यूज़र का, या आप डोमेन एडमिन का दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो उसका डोमेन एडमिन का पार्ट होना चाहिए और उस डब्ल्यूडीएस के लोकल एडमिन का पार्ट भी होना चाहिए। मैं इसको सिंपल नेक्स्ट करूंगा। अब देखें जब मैंने इसको एंटर किया है तो इसने जो मेरी इंस्टॉल डॉट विम है जो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है 7 अल्टीमेट इंटरप्राइज, ये वो दिखा रहा है, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ें ये नहीं दिखा रहा था, ठीक है, जब तक पासवर्ड नहीं मैंने दिया। मैं ऐसे कहता हूँ कोई भी इंस्टॉल करने के लिए कि आप इंटरप्राइज है, आप उसको इंस्टॉल कर दो, नेक्स्ट कर दो। यहाँ मैं ड्राइव ऑप्शंस, आगे सेटअप आपका बिल्कुल वही है जो नॉर्मल विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बस आपने बूट लेना है और फिर आपने जो उसके अपना क्रेडेंशियल्स हैं वो देने हैं। ये दो चीज़ें कंपलसरी हैं, आप इनको देंगे, उसी के बाद ये आगे प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली वंस योर सर्वर इनिशिएट योर सेशन। जब आपका सर्वर है वो इनिशिएट करेगा सेशन को, तो उसके बाद ये इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि वो कितनी देर में, हम देखते हैं कि ये कितनी देर में इनिशिएट करता है हमारे इस सेटअप को। ड्राइवर से ग्रुप भी हम बना सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ जब तक ये स्टार्ट नहीं होता। जब स्टार्ट हो जाए तो मैं इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और एक दो ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपने इस सर्वर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज लेता हूँ, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब मैंने PXE को बूट किया तो उसने मुझसे रिक्वायर नहीं किया कि इसको प्रूव करना है कि नहीं, जो कि पेंडिंग डिवाइसेस में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। इससे क्या होगा कि जब वो रिक्वायर करेगा मुझसे कि हाँ ये सर्वर आया है, ये विंडोज़ आई है, इसको आपने अलाउ करना है अपने PXE बूट से इनिशियलाइज करना और इसको इंस्टॉलेशन, वो इसकी परमिशन लेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ बूट की ऑप्शन में जाता हूँ तो ये देखें, देखा रिक्वायर द यूजर टू प्रेस F12 की टू कंटिन्यू टू PXE बूट। मैं इसको नहीं करता, मैं ऑलवेज कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक करता हूँ और अननाउन के लिए मैं ऑलवेज कर देता हूँ, ताकि मुझे F12 प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे जाके जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। जैसे एनेबल अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करके हम यहाँ से x86 4 बिट आर्किटेक्चर की जो एग्जाम्पल फाइल्स हैं वो रख सकते हैं, 64 की रख सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स को हम यहाँ रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको सिंपल ओके करूँगा, क्योंकि हमने इसको इनिशलाइज किया है। पावर ऑन करते हैं इसको दोबारा। तो अब ये दोबारा अपने बूट एमजन मिसिंग, ओके, क्योंकि ये मेरे ख्याल में उसने क्या कहते हैं उसको हाफ इंस्टॉलेशन की थी, कर रहा था, इसलिए शायद उसका बूट ऑर्डर ख़राब हो चुका है। अभी मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं इस हार्ड ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक न्यू हार्ड ड्राइव हूँ इसके अंदर। और ठीक है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन 20 GB, स्प्लिट एज सिंगल फाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। और अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। तो अब देखें, अब ये दोबारा उसी सेटअप में जा रहा है, ये बूट ले रहा है। अब देखें यहाँ इसने मुझसे वो F12 प्रेस नहीं करवाया, ठीक है, प्रेस नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि अब मैंने उसके जो F12 था उसको मैंने वहाँ से
ख़त्म कर दिया। अब मैं अगर अपने WDS पे आऊँ तो ये मशीन मेरे पास पेंडिंग में आ गई है। क्यों पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रूव करूंगा तो नेक्स्ट आना चाहिए। जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा कोई भी मशीन आपके नेटवर्क पे बूट करेगी वो यहीं स्टक रहेगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको अप्रूव कर देते हैं। सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गई है। मैं इसके अंदर जाता हूँ WDS में, तो देखें इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता है आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे और उसके बाद आप अपनी विंडो का वर्जन चूज करेंगे और आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, ये तो था आपका आज का लेक्चर WDS के ऊपर। WDS को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, हमने उसकी बेसिक सेटिंग्स देखी, हमने बूट इमेज लगाई, इंस्टॉल विम लगाई और उसके बाद हमने एक विंडोज 7 की मशीन को तैयार किया और इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। डिफरेंट ऑप्शंस देखी हमने, प्रूव करके देखा और उसको और F12 की को हमने वहाँ से बाईपास किया। इसी तरह और दूसरी ऑप्शंस भी हैं इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और मैं अभी आने वाले कोशिश करूंगा अपने लेक्चर्स में इनको कवर करूं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो इस लैब को लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी। ये बहुत टाइम सेविंग है, आपका ही फायदा है। अगर आपकी कंपनी में WDS लगा हो आपका ही टाइम सेव होगा, किसी और का टाइम सेव नहीं होगा। तो कोशिश करें अपनी कंपनी में WDS डिप्लॉय करें और जितनी इंस्टॉलेशन है वो WDS के जरिए आप मैक्सिमम इंस्टॉलेशन करें। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।